नमस्कार, आपड़ू उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। उत्तराखंड के रीठा साहिब रोड के पास हुए भीषण हादसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि बेहद दुखद घटना हुई है और प्रशासन लगा हुआ है। हम लगातार संपर्क में हैं कि पोस्टमार्टम कराकर जल्दी से जल्दी शव उनके परिवार को दिया जाए। सीएम ने कहा कि मामले में जरूरी कार्रवाई की जा रही। आपको बता दें कि एक बारात से लौटते समय बारातियों से भरा वाहन खाई में गिर गया, जिससे हादसे में 14 बारातियों की मौत हो गई। हादसे को लेकर सीएम धामी ने दुख व्यक्त किया है। बहुत दुखद घटना हुई है। रात को टनकपुर से डांडा कठोर रीठा साहिब थाना क्षेत्र के लिए गाड़ी में सवार लोग जा रहे थे, बारात से लौटकर जा रहे थे और गाड़ी पूरी खड्डे में गिर गई, जिसके कारण से 11 लोगों की मौके पर ही जो है मृत्यु हो गई है। अभी पूरा प्रशासन की टीम वहाँ पर लगी हुई है। हम लोग पूरे लगातार संपर्क में हैं कि जल्दी से जल्दी उनको रिकवर किया जाए और वहीं पर उनका जो पोस्टमार्टम है वहीं पर करवा के उनको डेड बॉडी उनके परिवार वालों को सुपुर्द की जाए। बहुत दुखद घटना, जो भी जरूरी जो कार्रवाई है वो करी जा रही है और भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके परिवार के लोगों को। उत्तराखंड के चंपावत जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक बोलेरो गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 4 महिलाओं समेत 14 लोगों की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल वाहन चालक और एक अन्य यात्री को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार चंपावत जिले में बारातियों से भरी एक बोलेरो शादी के बाद गांव वापस जा रही थी कि तभी रीठा सूखी डांग सड़क पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता धनराशि देने का ऐलान किया गया है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसमें एक जो शादी के बाद गाड़ी आ रही थी, बारात की गाड़ी जो वापस आ रही थी टनकपुर से रीठा की तरफ आ रही थी, तो एसडीएम रोड में यहाँ पर लगभग 200 से 250 मीटर की गहरी खाई में गिर गई है। इसमें बताया जाता है कि 16 व्यक्ति सवार थे, जिसमें 14 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। हमने 13 डेड बॉडी निकाल दी है, एक अभी रिकवर करना शेष है। 2 जो घायल हुए थे उनको हमने हॉस्पिटल में भिजवा दिया, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो सर सड़क या ओवरलोड थी या? देखिए, इन सब चीजों के बारे में भी हमने पहला जो हमारी प्रायोरिटी थी कि पहले रेस्क्यू किया जाए, जो भी है उनको निकाला जाए। क्या कारण रहा, क्या वजह, इसकी जांच की जाएगी। डीएम साहब ने भी इसमें मजिस्ट्रेट जांच के ऑर्डर दिए। मेरे द्वारा भी यहाँ पर सीओ टनकपुर के द्वारा इसमें गहराई से जांच की जाएगी कि आखिर क्या वजह रही होगी, क्योंकि जो रोड है, रोड को कंडीशन को देखते हुए कई बार ये लगता है कि आखिर क्या वजह हो सकती है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए जांच। सर, पहाड़ों में सड़कें हैं, उसको भी ओवरलोड लेकर भी कुछ कार्रवाई की जाएगी आपकी तरफ से? ओवरलोड ये सब चीजें अब बाद में सोची जाएगी, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, सब चीजें रहेगी। ऑलरेडी इसमें हम कार्रवाई कर भी रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चंडीगढ़ में उनके सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट की और दोनों राज्यों के बीच लंबित अंतर्राज्यीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। बातचीत के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भावी पीढ़ी के लिए जल संरक्षण आज एक मुद्दा बनता जा रहा है। हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी मेरे विरासत नाम की एक अनूठी योजना आरंभ की है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा। तो वहीं धामी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आश्वासन दिया कि उत्तराखंड में पुनः सरकार बनने पर परियोजनाओं को निश्चित रूप से प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। कांग्रेस नेता हरीश रावत के विधानसभा चुनाव में 48 सीटें जीतने के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में पूर्ण बहुमत से जीतकर सरकार बनाएगी। सुनिए। देखिए, अब हरीश रावत जी कब क्या कहने कोई भरोसा नहीं है उनका, और उनकी अगर वो ऐसा कह रहे हैं, सोच रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन अब उनके बयान भी बार बार बदलते रहते हैं। कभी कहते हैं कि जो है मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, कभी कहते हैं दलित मुख्यमंत्री बनना चाहिए, कभी किसी का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं, तो उनके बयानों में स्थिरता भी नहीं रहती है। धामी जी, बताइए कि कल उन्होंने ये दावा किया है कि 48 सीटें जीतकर कांग्रेस सूबे में सरकार बना रही है। देखिए, ये तो उनका जैसे जैसे 10 तारीख आती रहेगी वैसे वैसे घटता चला जाएगा, और थोड़े दिनों की उनकी जो है ये खुशी है वो धीरे धीरे कम होने वाली है। एक चीज़ उन्होंने और कही है कल, राज्य की खासकर ब्यूरोक्रेसी को लेके
कि ब्यूरोक्रेसी को डरना नहीं चाहिए। जिन्होंने निष्पक्षता से काम किया है वो डरे नहीं, हम बदला लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। नहीं, वो आने वाले ही नहीं है। वो तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कि आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपना उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट कर एक वीडियो शेयर किया जिसमें एक ऐसे व्यक्ति की वीडियो दी गई है जिसमें सभी के टिक करते हुए वो व्यक्ति नजर आ रहा। उन्होंने लिखा कि एक छोटा वीडियो सबकी जानकारी के लिए वायरल कर रहा हूं। इसमें एक आर्मी के सेंटर में किस प्रकार से एक ही व्यक्ति सारे वोटों को टिक कर रहा और यहां तक कि सभी लोगों के हस्ताक्षर भी वही कर रहा, उसका एक नमूना देखिए। क्या इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान लेना चाहेगा? तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में चुनाव हो चुके हैं और ऐसे में इस प्रकार का वीडियो सामने आना काफी संदेहास्पद है। इसी को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने इलेक्शन कमीशन से संज्ञान लेने की बात कही है। चुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस को ईवीएम के साथ साथ अब डाक मतों की गणना में भी गड़बड़ी का डर सता रहा। इसी मुद्दे पर उत्तराखंड कांग्रेस के डेलीगेशन ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस का आरोप है कि डाक मत पत्रों में गड़बड़ी हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग की तरफ से दिव्यांग, 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग और अशक्त जनों की सुविधा के लिए मतपत्रों की छपाई कर ऐसे मतदाताओं के घर पर जाकर मतदान की व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। वजह मानते क्यों नहीं होना चाहिए? हमारी ये चिंता है कि ऐसे समय में कि जबकि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है विधानसभा के चुनाव के मद्देनज़र, ऐसे में हरिद्वार में जिलाधिकारी द्वारा पंचायतों में आरक्षण को तय करने की प्रक्रिया को प्रारंभ करना ये अनैतिकता है, नियम के विरुद्ध है। दूसरी बात, हमें ये भी आशंका है कि वहाँ पर जो वर्तमान में विधायक हैं वो अपने प्रभाव का उपयोग करके जिलाधिकारी के माध्यम से पहले से ये तय करना चाहते हैं कि किस पंचायत में कौन सा पद आरक्षित हो। तो ऐसे में ये हमारी शिकायत जायज़ है। हम चुनाव आयोग के पास गए और चुनाव आयोग ने भी इसे जायज़ माना और चुनाव आयोग ने कहा कि जब तक भारत सरकार से हमें इस पर स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हो जाते तब तक भारत निर्वाचन आयोग से जब तक विधानसभा चुनाव के परिणाम आगामी 10 तारीख को घोषित होने जा रहे। इससे पहले सभी राजनीतिक दल के नेता अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे। यहां प्रदेश कांग्रेस सचिव रामबाबू मिश्रा ने प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा करते हुए कहा कि सूबे की जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है और आगामी 10 मार्च को कांग्रेस को करीब 48 से 50 सीटों पर विजय मिलेगी, जिसके बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ही कांग्रेस से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, जिसके बाद प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। ये कहना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बन रही है और करीब जो है 48 से 50 सीट तक कांग्रेस की जीत तय है। दूसरा, हरीश रावत कम से कम 15 से 20 हज़ार वोट से जीत होगी और दोबारा हरीश रावत ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। सारे जो अधूरे काम पड़े हैं जो कि भाजपा सरकार नहीं कर पाई, चाहे भूम मलकाना हो, चाहे बाईपास हो, चाहे बिंदु खत्ता का राजस्व गांव हो और अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, जू और जितने कार्य रुके हुए, हरीश रावत जब मुख्यमंत्री बनेंगे बहुत तेज़ी से विकास कार्य होंगे और लाल कुआं का तो जो विधानसभा है उसमें चारों तरफ विकास कार्य एक तरफ छिड़ जाएंगे और बहुत तेज़ी से जोर पकड़ेंगे। वो मनगढ़ंत बातें कहते रहते हैं, उनके कहने से क्या होता? तो क्या जानेगी? इस कर्नाटक राज्य में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या की आंच उत्तराखंड भी पहुंच गई है। लालकुआं तहसील परिसर में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उनका कहना था कि इस तरह की हत्या बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही संगठन के लोगों ने आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग भी की है। ये करता कि हमारे हत्या हुई है
हम उसकी घोर निंदा करते हैं और हम चाहते हैं सरकार से कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और आगे भी इस तरीके की कोई भी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। हमने महामहिम राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन तहसीलदार महोदय को सौंपा है और उस पर उचित कार्रवाई करने के लिए हमने उसमें दिया है। अगर उस पर कोई उत्तराखंड में संस्कृत भाषा के लिए ऋषिकेश का जयराम आश्रम आगे आया है। किस प्रकार संस्कृत भाषा को संरक्षित किया जाए, इसके लिए आश्रम में एक दिवसीय संस्कृत संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जयराम आश्रम के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी महाराज, उत्तराखंड सरकार में संस्कृत शिक्षा विभाग के अपर सचिव रमेश कुमार, विशिष्ट अतिथि संयुक्त सचिव वीरेंद्र पालम ने हिस्सा लिया। सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर संगोष्ठी का शुभारंभ किया। आज के लिए संस्कृत अकादमी पूरे हिंदुस्तान में अपनी तरफ से एक अभियान चलाई हुई है। छोटे बच्चों से लेकर के 12वीं क्लास तक के बच्चों को किस तरह से संस्कृत भाषा बोलनी चाहिए, किस तरह से भाषा आनी चाहिए। जिस बच्चे को संस्कृत भाषा आएगी वो संस्कार युक्त होगा। संस्कार तभी आ सकते हैं जब उसको संस्कृत भाषा का ज्ञान होगा मिलता है। संस्कृत भाषा को रोजगार से भी जोड़ना हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया का रुझान हिंदुस्तान की संस्कृति की तरफ रहता है। आज योग ऋषिकेश में जो चलता है पूरी दुनिया इसको जानती है, इसे वो पहचानती है। संस्कृत के विषय को पास ना कर ले, उसको आगे क्लास में परमिशन मिलनी नहीं चाहिए। जो भी अकादमी जयराम आश्रम संस्कृत विद्यालय से सहयोग मांगेगी, हम बिल्कुल देने के लिए तैयार हैं। बस संस्कृत का विकास होना चाहिए और यहाँ के जितने विद्यालय हैं, पूरे उत्तराखंड में जितने विद्यालय हैं, उनमें जितने भी अध्यापक हैं और जितना भी रखरखाव की जरूरत संस्कृत विद्यालयों को पड़ती है, उसमें सरकार को आगे बढ़ कर के सहयोग करना चाहिए। मैं तो 2 कदम आगे बढ़ कर के कहना चाहता हूँ, सरकार हमें 1 करोड़ देगी तो हम अपनी तरफ से भी 1 करोड़ रुपया लगाएंगे संस्कृत विद्यालय में। क्योंकि हमारा बजट कम रहता है और कार्यक्रम ज़्यादा हैं, तो उसी के अंदर हमको कार्यक्रम करने पड़ते हैं। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए मुख्य चीज़ क्या है, जो हमारी छोटी छोटी परीक्षाएं होती हैं, चाहे बाबू की हो, चाहे बड़े अधिकारियों की हो, चाहे लोक सेवा आयोग की हो, उसमें इसका एक पेपर रखा जाए। अगर इसका पेपर रखा जाएगा तो इसका निश्चित रूप से प्रचार प्रसार होगा, बढ़ावा होगा। संस्कृत भाषा को लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और संस्कृति। ऋषिकेश कोतवाली थाना अंतर्गत रोडवेज बस स्टैंड के पास वाली ऑटो इलेक्ट्रिकल्स की दुकान में चोरी का मामला सामने आया। देर रात अज्ञात चोरों ने दुकान के पीछे लगी टिन को काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। दुकान के अंदर रखी करीब 3 दर्जन वाहनों की बैटरी चोर चुरा कर ले गए, जिसकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए बताई जा रही। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। मौके का मुआयना करते हुए पुलिस ने आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। रात को 9 बजे करीब हम दुकान बढ़ा के गए। उसके बाद अब सुबह आके देखा तो यहाँ शटर उठाया तो पीछे से वो ताला तोड़ वो फाड़ के दुकान का और वो करके वो सब निकाल दिए थे। बैटरी बूटी थी तो 30-35 के आसपास बैटरी थी, वो सब ले गए। छोटी उसमें कितने तक की बैटरी रही होगी? 2 से 2.5 लाख के आसपास का नुकसान है वो। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया? अभी पुलिस के चौकी में गए थे, पुलिस से हुई है, आए थे, उन्होंने इंक्वायरी किया, लेकिन अभी उसमें हुई है। सीसी कैमरे में उन्होंने चेक किया है तो छोटे हाथी में भर के ले गए, वो दिखते हैं। पहले भी हुई थी चोरी? पहले भी हुई थी, 2013 में भी हुई थी चोरी। उस टाइम पे और ज़्यादा नुकसान था, अब तो पकड़े गए थे उस समय? नहीं उस टाइम। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव
हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। This program is co-sponsored by सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। 3 फरवरी को चमोली जिले के पोखरी बाजार में एक ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी का थाना पोखरी पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले से जुड़े नेपाली मूल के एक चोर को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी में शामिल अन्य 3 अभियुक्त फरार चल रहे हैं। 3 फरवरी को पोखरी बाजार में एक ज्वेलर्स की दुकान में रात के समय हुई चोरी के अज्ञात के खिलाफ तहरीर दुकान स्वामी भूषण शाह ने दी थी। थाने अध्यक्ष ध्वजवीर सिंह पंवार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि चोरी का अभियुक्त मजदूर है। उत्तराखंड के सितारगंज के निर्मल नगर शक्ति फार्म के सस्ता गल्ला विक्रेता के खिलाफ कुछ ग्रामवासियों ने खाद्य पूर्ति निरीक्षक को शिकायत दर्ज कराई। ग्रामवासियों ने कहा कि निर्मल नगर शक्ति फार्म के कोट धारक सुरेश मंडल ने किसी व्यक्ति को 4 कट्टे राशन बेचा और उसके बाद शिकायतकर्ताओं ने उक्त व्यक्ति को कोट धारक सुरेश मंडल की सस्ता गल्ला की दुकान से बेचे गए 4 कट्टे राशन लाते देखा। मौके पर ही जब पूर्ति निरीक्षक ने बताई जगह पर छापेमारी की तो ग्रामवासियों की शिकायत सही पाई गई। छापे के दौरान मौके पर 4 कट्टे जिनमें 2 कुंटल चावल बरामद किए गए और जो व्यक्ति सुरेश मंडल से चावल की खरीद करके लाया था उस व्यक्ति ने भी बताया कि वह 2 कुंटल चावल सस्ता गल्ला विक्रेता से खरीद रहा था। नगर का ग्राम प्रधानपति हूँ और कल रात को 9:30 करीब बजे हमारे कुछ लड़के ने फ़ोन किया, हमारे सूचना दी कि ऐसा है सुरेश मंडल कोड़ा धारक के यहाँ से 4 कट्टे चावल बाहर जा रहे हैं। तो हमने भी उसमें मौके में गए, जाके वो 4 कट्टे चावल भी मिला हमें कि जो खरीद रहे थे वो खरीद के लेके जा रहे थे, वो भी बोला कि हाँ हम खरीद के लेके जा रहे हैं इनसे और सुरेश मंडल से लिए हैं। उसके बाद हमने पूर्ति निरीक्षक साहब को बुलाया, उन्होंने भी देखे, उन्होंने भी पूछताछ की तो उनने कागज़ कार्रवाई भी करके गए थे रात के 11 बजे करीब। फिर आज चौकी में आए हुए हैं वो भी, अभी उनके हवाले वो 4 कट्टे चावल वो लेके जा रहे हैं मंडी से। फिर 10 बजे ग्रामवासियों के द्वारा दूरदर्शन पे सूचना दी गई कि यहाँ पर डीलर के द्वारा हरीश व्यापारी को 4 कट्टे चावल बेचे गए हैं। सूचना पर मौके पर मेरे द्वारा पहुंचा गया। लगभग 11 बजे मौके पर पहुंच कर देखा गया कि 4 कट्टे जो सफ़ेद रंग की पैकिंग में थे, जिनका मुंह पत्ती से बंधा हुआ है, 4 कट्टे वहां पर मौजूद थे जिसमें चावल था। हरीश व्यापारी जो चावल लेकर के आए थे उनके द्वारा अवगत कराया गया कि ये चावल मैं सुरेश मंडल की दुकान से लेकर के आया हूँ, मेरी लड़की की शादी है। मौके पर जो राशन डीलर है उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया, उनका दूरभाष नंबर स्विच ऑफ आया, वो मौके पर उपस्थित नहीं हुए। सुरक्षा की दृष्टि से उन 4 कट्टों को शक्तिगढ़ चौकी में सुपुर्द करा गया। आज उन 4 कट्टों को प्राप्त करके मार्केटिंग ऑफिसर मंडी सितारगंज में सुपुर्द कर दिया गया है। पूरे घटनाक्रम की जानकारी जिला स्तर पर दी जा रही है, वहां से निर्देश प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मसूरी छावनी क्षेत्र में लंढौर जंक्शन बनाने का कार्य शुरू किया जा रहा है। साथ ही यहां पर पार्किंग के निर्माण को लेकर भी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया और छावनी को देश का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हिल स्टेशन बनाने के लिए कार्य किया जा रहा। साथ ही मल्टी लेवल पार्किंग भी बनाई जाएगी। छावनी परिषद के सीईओ अभिषेक राठौर ने बताया कि छावनी क्षेत्र पर्यटन के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा और एक नया डेस्टिनेशन बन गया है, जिसके कारण बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने से रोड पर जाम लगा रहता है। छावनी परिषद ने गंभीरता से मंथन किया और इससे निजात दिलाने की योजना तैयार की है। परिषद ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और हम लोग एक बहुत अच्छे प्लान पे काम कर रहे हैं। वो प्लान ये है कि हम प्रयास ये कर रहे हैं, छावनी परिषद द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि
लैंडौर कैंट को हिंदुस्तान का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली हिल स्टेशन बनाने का हमारा प्रयास है। बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज़ को प्रेजेंटेशन के लिए भी बुलाया गया था कि किस तरीके से इस स्लोप पे, इस टर्निंग रेडियस पे कैसे ये एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप किया जा सकता है। उसके लिए लगभग 2 कंपनीज़ ने हमें प्रेजेंटेशन दिया है और इसके टेंडर पे भी विचार किया जा रहा है। दूसरा, हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि यहाँ पे मल्टी लेवल कार पार्किंग भी हम बनाएं। कुछ लैंड को चिन्हित किया गया है और पेयजल निगम को डीपीआर बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया गया। उनकी पूरी टीम एक बार विजिट कर चुकी है। लगभग 100 गाड़ियों की पार्किंग का एक प्रपोजल लगभग फाइनल है, जिसको आज उनकी टीम आ रही है और आज मुझे भी विजिट करना है। जनपद पौड़ी जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को क्षेत्र में होने वाली दुर्घटना को लेकर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके तहत पुलिस कंट्रोल रूम से थाना घुमाकोट पर सूचना मिली कि घुमाकोट भौन मोटर मार्ग पर एक डंपर खाई में गिर गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम समेत थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से वाहन चालक को रेस्क्यू किया गया और वाहन चालक को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया है। उत्तराखंड में मसूरी के छावनी परिषद लढौर के सीईओ अभिषेक राठौर द्वारा प्राथमिक विद्यालय मलिंगार में जरूरतमंद छात्र छात्राओं को ट्रैक सूट वितरित किए गए। इस मौके पर मौजूद वक्ताओं ने कहा कि छावनी क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को हर संभव मदद दी जाएगी। इस अवसर पर छावनी परिषद लढौर के सीईओ अभिषेक राठौर ने कहा कि छावनी परिषद लढौर स्कूल को हर संभव मदद देगा और यहां पर शौचालय और स्कूल के जीर्णोद्धार का कार्य भी छावनी परिषद करेगा। उन्होंने कहा कि यहां पढ़ने वाले स्कूली छात्र छात्राओं को पठन पाठन के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। कैंटोनमेंट एक्ट में मैंडेटेड है कि जो भी एजुकेशन के लिए हम लोग फंड्स डिसबर्स कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, उसी एक्ट के तहत हम लोगों ने यहाँ पे ट्रैक सूट्स वितरण किया है बच्चों के लिए। और एक डिमांड स्कूल से आई थी कि बच्चों को ट्रैक सूट दिया जाए, उसको विचार किया गया और उस पर निर्णय लिया गया। तो टॉयलेट की भी काफ़ी समस्या बताई है जी, तो किस तरीके से मदद कर सकती है कैंट बोर्ड? देखिए, हम हर तरह से इनको मदद कर सकते हैं। इनको अपना डिमांड हमें बताना होगा, क्योंकि ये स्कूल जो है राज्य सरकार का स्कूल है। कैंट का स्कूल पे कोई जुरिडिक्शन नहीं है। ये स्कूल कैंट के भीतर स्थित है, लेकिन जो बच्चे हैं वो हमारे कैंट के ही नागरिक हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। तो इनके लिए हम जो भी इनकी आवश्यकता होगी सब कुछ पूरा करेंगे। जी बिल्कुल, आज ये लंडौर मलिंगार प्राथमिक विद्यालय में ट्रैक सूट वितरण का जो कार्यक्रम रखा गया है, इसमें जो हमारे सीईओ अभिषेक राठौर जी हैं उनकी तरफ से सहयोग मिला है। तो जहाँ तक शिक्षा की आप बात करते हैं, कम बच्चे हैं। लगातार 2 साल से कोविड की जो लहर यहाँ पर चल रही थी, जिसके कारण थोड़ा बहुत प्रभाव बच्चों पे पड़ा है, क्योंकि स्कूल बंद थे तो बच्चे नहीं आ रहे थे, पेरेंट्स भी नहीं भेज रहे थे। अभी भी हमने कोविड की गाइडलाइन के रखते हुए आधे बच्चों को आज बुलाया है और आधे बच्चों को कल हम देंगे, क्योंकि 15 बच्चे यहाँ पर हैं। और जब से यहाँ पर टीचर्स जो आए हैं बहुत ही अच्छे आए, आपने देखा होगा। और हमारा प्रयास रहेगा कि बच्चों को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम लाने की कोशिश करें, जिसमें मैं खुद भागीदारी लूँगी कि कहीं ना कहीं जाके बस्तियों में जाके, मोहल्ले में जाके लोगों को वो जागरूक किया जाएगा कि इसको स्कूल में बच्चों को भेजा जाए। जैसे कि अभी सीईओ अभिषेक राठौर जी ने बताया है कि जो भी हेल्प उनसे होगी तो स्कूल के लिए कोई कमी नहीं होगी। सरकार द्वारा भी, और जो मैं कहती हूँ कि मेरे से भी जो सहयोग होगा, जितने भी लोग होंगे सभी, मुझे लग रहा है एजुकेशन हमारे लिए पहली प्राथमिकता है, एजुकेशन। तो इसके लिए ये सब प्रयास हमारा लगातार जारी रहेगा और लगातार इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ हेल्प, यहाँ पर ट्रैक सूट हो या ड्रेस हो, यूनिफॉर्म हो, शूज़ है, मिलता रहता है। और आगे जो फर्नीचर के लिए डिमांड रखी है वो माननीय गणेश जोशी जी जो हमारे विधायक हैं, आने वाले, वो जल्दी ही आने वाले होंगे, तो मैं उनसे भी डिमांड रखूँगी कि यहाँ पर हरिद्वार के भेल में बनाए गए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी देते हुए एसपी क्राइम हरिद्वार मनोज कत्याल ने बताया कि मतदान के बाद जो स्ट्रांग रूम बनाए गए उनकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए, साथ ही पुलिस बल की तैनाती की गई है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि स्ट्रांग रूम को अति संवेदनशील मानते हुए उसकी सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई, जिसके चलते 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे और पुलिस निगरानी के बीच स्ट्रांग रूम की देखरेख की जा रही है।
मतदान के बाद स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है, इसकी सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं पुलिस द्वारा? ये मतदान के पश्चात जहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है, चुनावों की संवेदनशीलता के दृष्टिगत वहाँ पर कड़ी सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। उसको समय समय पर अधिकारीगण चेक कर रहे हैं और वहाँ पर पूरी सुरक्षा एहतियात बरती जाए। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।